क्या सिर्फ एक दिन कुछ क्षण के लिए गर्भ संस्कार करना ही उचित है कि ये जो पूरे आपने नियम बताए हैं 9 वो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आधे घंटे के एक संस्कार के बाद यदि माँ जाकर के फिर नेटफ्लिक्स देख रही है या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रही है तो उससे कैसे बच्चे का व्यक्तित्व बनेगा? यूपी में आपको लगता है कि गर्भ संस्कार, गर्भोत्सव या ये सारी चीज़ों को आगे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल था? मैं उसको डिफ़िकल्टी नहीं कहूँगी एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं कर रही होती तो डिफ़िकल्टी होती। माँओं का व्रत, मंत्र और भजन ज़्यादा होते हैं। क्या इस दौरान स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बच्चे की कॉन्शियसनेस को अलग तरीके की शेप कर सकता है? बिल्कुल। बच्चा क्या है, बिल्कुल सूखी मिट्टी, जैसे वर्षा की बूंद पड़ी और पूरा सोख लेती है मिट्टी। आहार और विहार को लेकर जरूर से मैं पूछना चाहूंगी, इसका क्या रोल है गर्भस्थ माँ के लिए? देखिए, आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5000 वर्ष भगवान कृष्ण ने गीता जी में लिखा है कि जय माता दी। सभी श्रोताओं का स्वागत है। नवरात्र के इस पवित्र अवसर पर हम एक ऐसी महिला शक्ति से मिल रहे हैं जो अपने अस्तित्व में ही देवी स्वरूपा हैं। जैसे नवदुर्गा के 9 रूप अलग अलग शक्तियों का प्रतीक हैं, वैसे ही माँ के गर्भ को भी 9 रूपों की शक्ति का आश्रय माना जाता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता सारस्वत जी। एक अनन्य युग दूत जो अपना मेडिकल ज्ञान और स्पिरिचुअल दृष्टि दोनों को मिलाकर गर्भ संस्कार की ज्योति को घर घर तक गा रही हैं। आपने अपना करियर सिर्फ हॉस्पिटल तक नहीं बल्कि माँ की पाठशाला, गर्भोत्सव और शांति कुंज की आओ गणे संस्कारवार पीढ़ी आंदोलन के माध्यम से हजारों माँओं के जीवन को स्पर्श किया है। आज इस नवरात्रि के स्पेशल पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि माँ का गर्भ कैसे सृष्टि का पहला मंदिर है और एक माँ के विचार, भावनाएं और संस्कार किस तरह एक नए युग का निर्माण करती हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हम लोगों के लिए समय निकाला। आप इतने सारे कार्य कर रही हैं, जाहिर सी बात है जब आपने अपना करियर शुरू किया, यू आर अ वेरी डेडिकेटेड गायनेकोलॉजिस्ट। फिर आपने अपने करियर में अपने आप को एक कानपुर शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के रूप में स्थापित किया। फिर ऐसा क्या जीवन में टर्निंग पॉइंट आया कि आपने गुरुजी की शरण में जाकर गर्भोत्सव, गर्भ संस्कार और इस राह पर आप चल पड़े? थैंक यू रेनू फॉर इनवाइटिंग मी। यात्रा जो बात तुम कर रही हो वो तो गुरुदेव के शरण में ही चल रही थी। अच्छा जी। क्योंकि उन्होंने कहा है कि गायत्री परिवार के एक एक बच्चे को मैंने ढूंढ ढूंढ कर निकाला है। तो अब रेट्रोस्पेक्ट में अगर देखें जी तो उन्हीं के अनुसार जीवन चल रहा होगा, पर अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो अंतर प्रेरणा 2007-8 से हुई कि अब गायत्री साधना के साथ साथ कुछ मिशन का भी कार्य करना चाहिए। और प्रत्यक्ष में मोटिवेशन हुआ डॉक्टर अमरनाथ सारस्वत को देख करके, जो मुझसे भी अधिक व्यस्त, बहुत डेडिकेटेड थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और वो मिशन का काम भी अधिक करते थे। उनका समर्पण मिशन के लिए, गुरु कार्य के लिए अधिक था। तो प्रत्यक्ष कोई ऐसा मार्गदर्शन ना मिलने पर जो कार्य सामने आया वो किया। जैसे पुस्तक मेले का आयोजन गायत्री परिवार के लिए 2.5 दिवसीय कार्यक्रम आए थे, जिसमें दीप यज्ञ इसका आयोजन, युवा सम्मेलन का आयोजन, एक गुरु पूर्णिमा पे विराट दीप यज्ञ का आयोजन लाजपत भवन में। अच्छा। पर 2014 में ये गुरुदेव की प्रेरणा से और जो हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख हैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी, श्रद्धेय जी, उनके मार्गदर्शन में आदरणीय गायत्री दीदी जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी की जी, उन्होंने ये गर्भ संस्कार का ज्ञान विज्ञान का कंटेंट तैयार किया। अच्छा। हाँ। जी। और सर्वप्रथम हरिद्वार से बाहर 2015 में अपनी कानपुर
ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी में डॉक्टर रीता मित्तल की प्रेसिडेंटशिप में पहली बार डॉक्टर्स के बीच में ये कार्यक्रम हमने मेडिकल कॉलेज में किया, एलटी में, क्योंकि हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिला था। तो ये अच्छा हुआ, 50-60 डॉक्टर्स ने अटेंड किया। हाँ। लेकिन अब मैं तुम्हें एक जो टर्निंग पॉइंट वाली बात है, वो जो विलक्षण घटना है वो बताने जा रही हूँ। वैसे तो आगे हम जब चर्चा करेंगे गर्भ संस्कार पे, तो ये बताते हैं कि गर्भ संस्कार कोई कर्मकांड नहीं है, इट इज वैल्यू एडिशन, एडिंग वर्चूज टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। पर संस्कार के कर्मकांड का भी सूक्ष्म से कैसा प्रभाव होता है, ये मेरे जीवन की घटना है। 2015 में हम और डॉक्टर सारस्वत नियमित हर मंथ शांति कुंज जाते थे जी, हर माह समयदान के लिए। तो वहाँ संयोग से मेरा बर्थडे पड़ा। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ जन्म दिवस संस्कार कराया जाता है। तो गायत्री दीदी के ही जो हस्बैंड है डॉक्टर ओपी शर्मा, रेडियोलॉजिस्ट हैं, पर जीवनदानी है, वो जीवनदानी कार्यकर्ता है हमारे मिशन के। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरा आप संस्कार करवाइए। तो उन्होंने अलग से वैदिक, हमारी एक यज्ञशाला होती है, उसमें जन्म दिवस संस्कार कराया। कराते समय उन्होंने पूछा कि ये आपका कौन सा जन्म दिवस है, तो मैंने कहा 50वां। तो उन्होंने कहा आपका वानप्रस्थ संस्कार भी होना चाहिए। वानप्रस्थ संस्कार क्या होता है कि अब आप समाज के लिए समय निकालिए। उस संस्कार के होते ही आप समझिए मेरी ये जो ट्रैवलिंग है गर्भ संस्कार को लेकर के, ये शुरू हो गई। फिर यूपी के कितने ज़िले, इवन डीवाई मेडिकल कॉलेज मुंबई, कोयम्बटूर पीएसजी मेडिकल कॉलेज और बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, ओरई मेडिकल कॉलेज लखनऊ, केजीएमसी, कितनी कार्यशालाएं हुई, और इवन गांव देहात में। हाँ। तो ये एक यात्रा अनवरत तब से चल रही है। पर तो टर्निंग पॉइंट मैं मानती हूँ वो वानप्रस्थ संस्कार था। आपका 50वां बर्थडे गुरुजी ने चूज किया था कि बेटा अब इधर भी आप ध्यान दीजिए थोड़ा ज्यादा। बिल्कुल, वंडरफुल। सर को तो मुझे याद है कि डॉक्टर अमरनाथ सारस्वत जी से मेरी मुलाकात 2005 की बात है, जब मैं एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके निकली। तो सर जो है वो जो अपना डॉक्टर्स वेटिंग लाउंज होता है, सर ने भी अपनी सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स की खत्म की थी, और समहाउ मेरा उनसे डिस्कशन शुरू हुआ। तो गायत्री माँ को शुरू से ही पूजन करते थे, और सर से बड़ा ही अच्छा इंटरेक्शन हुआ। उस समय भी उन्होंने, कहते हैं ना कि आप किसी संत के सानिध्य में बैठेंगे तो कुछ चीज़ें अपने आप ही इम्बाइब हो जाती हैं। तो वो उस समय भी सर की जो सानिध्य में कुछ क्षण बिताए तो वो अपने आप ही इम्बाइब हुए। और ऐसा हमेशा होता है कि मैं आपके सानिध्य में बैठती हूँ तो हर बार एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती हूँ, कुछ नया अंदर एक दीप प्रज्वलित होता है। यूपी में आपको लगता है कि गर्भ संस्कार, गर्भोत्सव या ये सारी चीज़ों को आगे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल था? रूरल बैकग्राउंड को देखें या अर्बन को देखें तो आपको लगता है कि कुछ मुश्किलें थीं आपके सामने उस समय शुरुआत में? नाउ 10 ईयर्स हो गए हैं इस बात को। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी इसका काफ़ी अच्छा प्रोपोगेशन है, कई लोग अब इसको ले जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है कि आप इसकी पुरोधा हैं, आपने इसको आगे ले जाने का बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इनिशियल फेज में क्या डिफ़िकल्टीज आपने फेस की? मैं उसको डिफ़िकल्टी नहीं कहूँगी एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं कर रही होती तो डिफ़िकल्टी होती है। सच बात है। कार्य गुरुदेव का, शक्ति भी उनकी, उन्होंने संकल्प किया युग निर्माण का। कोई छोटा मोटा संकल्प तो है नहीं। बिल्कुल ठीक। तो ये युग निर्माण जो है वो बहुत वृहद एक योजना है, और गुरुदेव स्वयं कहते हैं मनुष्य की बनाई हुई हो तो फेल हो जाए, लेकिन चूंकि ईश्वरीय योजना है तो हो करके रहेगी। तो कभी ये माना नहीं कि मैं कर रही हूँ। गुरुदेव जो करवा रहे हैं वो करते चले जा रहे हैं। जहाँ अच्छा हो रहा है वो गुरुदेव की इच्छा से, और जो कुछ कमी रह रही है वो हमारे साधना में कमी है या हमारे प्रयास की कमी है। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि ये मेरे कारण मतलब कोई डिफ़िकल्टी है, या गुरुदेव जो जैसी शक्ति दे रहे हैं उससे हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। हाँ, लेकिन ये मन में भाव जरूर आया कि इतनी वृहद योजना है तो इसमें हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। गुरुदेव इतना बड़ा कार्य की बात कर रहे हैं युग निर्माण की। तो एक तो गुरुदेव एक गीत है मिशन का, अनुदान वरदान जो मांगे उनको दे देना प्रभु,
गुरुदेव अपने निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा हमको दे देना। तो ये गीत बहुत ही एक प्रेरणा देता है कि गुरुदेव को सबकी इतनी चिंता है, सबको वो उठाने में लगे हुए हैं, सबका स्पिरिचुअल एलिवेशन। नारियों के लिए तो गुरुदेव ने इतना लिखा है, किया है कि माता जी कहती हैं जब गुरुदेव उठते थे तो उनके तकिया आंसुओं से भीगा रहता था लड़कियों की स्थिति के लिए। जी। तो आज तो बल्कि कई लोग मजाक भी करते हैं कि गुरुदेव ने नारियों को ऐसा उठा दिया है कि वो दूसरे ही डायरेक्शन में जा रही है। खैर, तो एक तो ये है। दूसरा, देखिए मिशन के मैं जितने भी आपको अब जो नाम लूंगी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी, स्वयं वो MD मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट इंदौर मेडिकल कॉलेज, और वो विदेश जाने वाले थे उसके आगे की पढ़ाई के लिए। गुरुदेव के आदेश से सब कुछ छोड़ करके शांति कुंज आ गए और जीवन उन्होंने गुरुदेव को समर्पित कर दिया। उसके पश्चात आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या, चिन्मय भैया हम लोग उनको बोलते हैं, वो MRCP हैं इंग्लैंड से, वहाँ एल्जाइमर्स पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। 2010 में वो भी सब कुछ छोड़ करके शांति कुंज आ गए और अब हमारे मिशन को लीड कर रहे हैं। आप सुनिएगा, बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन होते हैं उनके। फिर जैसे मैंने बताया, आदरणीय गायत्री शर्मा दीदी जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर OP शर्मा उनके पति। डॉक्टर OP शर्मा जी रेडियोलॉजिस्ट हैं। 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने VRS ले लिया था और वो शांति कुंज आ गए थे। डॉक्टर गायत्री शर्मा जी डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल हेल्थ की पोस्ट से उन्होंने VRS लिया। अच्छा जी। और उसी कड़ी में अब डॉक्टर सारस्वत भी शांति कुंज चले गए। तो ये सब पर्सनालिटीज़ बहुत ही एक प्रेरणा देते हैं कि कुछ जीवन में अच्छा करना है जी, तो छोटी चीज़ों पे नहीं, बड़ी पिक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 दुर्गा में हमने लास्ट ईयर ये 9 कानपुर की प्रतिष्ठित शक्तियाँ को हम समाज के सामने लाए थे और गुरुदेव की इच्छा से आज फिर से इस बार ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो क्या आप भी मानती हैं कि नवरात्रि में हम देवी के जो 9 रूपों की पूजा करते हैं तो माँ के गर्भ में भी इन्हीं 9 देवियों का प्रतिबिंब होता है एक गर्भस्थ शिशु के साथ? बिल्कुल। 9 अपने आप में एक विलक्षण संख्या है। आप देखिए, गर्भ के 9 महीने, 9 ग्रह, 9 दुर्गों के 9 दिन, ये एक संपूर्ण अंक है, पूर्णता की ओर ले जाने वाला, एक बदलाव का संकेत। तो 9 इसके साथ एक बहुत अच्छी साइंस जुड़ी हुई है जो हम लोग अपनी माँ की पाठशाला में पढ़ाते हैं। आपने 9 शक्तियों की चर्चा करी, तो 9 प्रकार की प्रतिभाओं को गर्भ से विकसित किया जा सकता है। ये हार्वर्ड गार्डनर की दी हुई थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये 9 प्रतिभाएं हैं: इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक, काइनेस्थेटिक, नेचुरल, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो यानी कि ये 9 प्रतिभाएं एक गर्भस्थ शिशु के अंदर माँ और उसका परिवार विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये हम अपनी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं कि किस दिनचर्या के किस आयाम से कौन सी प्रतिभा का विकास होगा। तो क्या ऐसा, ये बहुत अच्छी बात संगीता जी, मैंने कहा ना जब भी मैं आपसे मिलती हूँ आप कुछ ना कुछ नया दीप प्रज्वलित करती हैं। ये बताइए कि किस तरीके से एक गर्भस्थ शिशु के अंदर हमारी माएँ जो हैं वो ये 9 इंटेलिजेंस को एक अपने बच्चे के अंदर प्रज्वलित कर सकती हैं? सबका रिलेशन है दिनचर्या से जी। वैसे तो हम 8 अपनी दिनचर्या में 8 आयाम बताते हैं, लेकिन अभी चूंकि मैं 9 के बारे में थोड़ा वो कर रही थी तो अभी विचार आया कि 9वीं एक और मैंने ऐड करी। तो जैसे जप, ध्यान, योगासन, प्राणायाम, संतुलित सात्विक संस्कारित आहार की योजना, स्वाध्याय, गर्भ संगीत, गर्भ संवाद और आत्मबोध तत्बोध की साधना, इस सब का अलग अलग प्रतिभा को विकसित करने में योगदान है। जैसे कि इंट्रापर्सनल यानी व्यक्तिगत प्रतिभा का विकास, खुद का विकास, किस तरीके से? मतलब आपकी अपनी बारे में क्या सोच है, क्या वो है, स्व बुद्धि आप कह सकते हैं, स्व बुद्धि का विकास।
तो इसके लिए आत्मबोध तत्बोध की साधना, डे प्लानिंग, डे एनालिसिस, और एक सूत्र दिया है गुरुदेव ने, प्रतिदिन नया जीवन, प्रति रात नई मौत, वन डे एज होल लाइफ। उसके हिसाब से आप डे प्लानिंग करिए, ये करें, ध्यान करें। तो इससे क्या है, आप अंदर से कनेक्ट होते हैं, स्वयं से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपकी जो अपने बारे में एक अपने से कनेक्शन है, वो प्रतिभा विकसित होती है। ये बच्चे क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, क्लियर होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, ये जानते हैं कि इनका लक्ष्य क्या है, अपनी पॉजिटिव्स, अपने नेगेटिव्स, सबके बारे में जागरूक हैं। तो ये कभी भी भ्रमित नहीं होते। ये तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हुई आपकी, मतलब ये तो एक इंटेलिजेंस है। और मुझे ऐसा लगता है अगर इसके दूरगामी परिणाम हम देखें तो जो टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में जो आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं, वो आपकी माँ के गर्भ से ही अगर हम इसको डेवलप कर लेते हैं तो ये बहुत बहुत 3 इंटेलिजेंस, वैसे तो 9 इंटेलिजेंस है, लेकिन 3 इंटेलिजेंस इसमें से प्रमुख हैं व्यक्तित्व निर्माण के लिए। वो अगर गर्भ से विकसित कर दी जाए तो ये अबव एवरेज बच्चा होगा। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब सबका अपना अपना रोल है। जैसे इंट्रापर्सनल मैंने बताया, स्वयं से कनेक्ट होना। इंटरपर्सनल एम्पैथी, सोसाइटी के लिए सोशल स्किल्स, आप इसको सोशल क्वोशंट भी कह सकते हैं। तो कैसे दूसरों की मदद करना है, लीडरशिप क्वालिटीज, कोऑर्डिनेटर का रोल, एक सबके बीच में सामंजस्य बैठाना, वो आजकल बहुत लैकिंग है। बहुत लैकिंग बच्चे अपने में सिमट गए। मोबाइल, सोशल मीडिया की वजह से जो सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड आ गया है सब में, तो उसको भी थोड़ा विकसित करने की जरूरत है। क्योंकि आदमी जो है, वो मनुष्य जो है, वो सांसारिक प्राणी है। आप समाज से कट करके आपका विकास नहीं हो सकता। चेतना का विकास के लिए इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तीसरी इंटेलिजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जैसे माँ को संगीत हम सुनवाते हैं, वो संगीत सीखे, गुनगुनाए, तो उसके अलग अलग पहर के गीत हैं, अलग अलग ट्राइमेस्टर वाइज संगीत हैं। अच्छा, तो इतनी डिटेल ये मतलब साइंस है। उससे क्या हो रहा है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए म्यूजिक क्या कर रहा है, न्यूरोजेनेसिस। म्यूजिक इज वेरी वेल नोन थेरेपी। अब वो आपका शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मक, भावनात्मक सारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है। तो म्यूजिक से न्यूरोजेनेसिस होती है, साइनेप्टोजेनेसिस होती है। नया वाद्य यंत्र सीखेंगे तो इंटर हेमिस्फेरिक कनेक्शंस बढ़ते हैं। दोनों जो ब्रेन आधे आधे हैं हमारे, उनके बीच के नए सिनेप्सेस, नए कनेक्शंस और नए सेंटर्स डेवलप हो जाते हैं। तो उस बच्चे में एक नया अलग तरीके का डेवलपमेंट होता है, जिसे कहते हैं लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग। जी। तो वो सबसे अधिक जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है वो गर्भकाल के 9 महीने और जन्म के बाद 2 वर्ष, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। तो बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है कि बस इसी समय बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस या गर्भ संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जैसी जिसकी मतलब इच्छा हो, जैसे कि अगर किसी को आर्किटेक्ट बनाना है तो विजुअल स्पेशल, उसमें वो ब्लॉक्स और 3D ऐसे गेम्स, उससे माँ कनेक्ट करे। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस मतलब नेचर से, प्रकृति से कनेक्ट करे। लिंग्विस्टिक तो नई नई पुस्तकों का अध्ययन करे, डिक्शनरी का इस्तेमाल करे, वोकैबुलरी का डेवलपमेंट करे। काइनेस्थेटिक योग, इसका एक सुंदर उदाहरण मेरे पास है। एक पेशेंट जो थी बहुत पैशनेटली, रोमा नाम है उसका, वो बहुत पैशनेटली अपनी योग क्लास करती थी। 6 महीने का बच्चा, जब नॉर्मली बच्चे बैठना सीखते हैं तो 6 महीने का बच्चा जो है वो ट्राईसाइकिल पे खड़ा होकर के खुद को बैलेंस कर पा रहा है। ये वीडियो है हमारे पास। जी। तो ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, स्केलेटो मोटर कोऑर्डिनेशन। इट कुड बी ग्रॉस, इट कुड बी फाइन। तो ग्रॉस के लिए योग एंड फाइन के लिए जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, क्ले के साथ वर्क करना, ये फाइन काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये माँओं को समझने की ज़रूरत है कि आप जो इस 9 महीने में कर रही हैं, और सिर्फ माँ ही नहीं, पिता भी और परिवार के बाकी लोग भी, तो वो आपके शिशु पर देखिए मैडम बता रही हैं कि कितना अधिक असर डालते हैं। तो आप अपने जो बच्चा है ना, वो जो कच्ची मिट्टी है उसको अभी से गढ़ना शुरू कर सकती हैं, गर्भ से। तो आपने देखा होगा कि नवरात्रे में माँओं का व्रत, मंत्र और भजन ज़्यादा होते हैं। क्या इस दौरान स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बच्चे की कॉन्शियसनेस को अलग तरीके की शेप कर सकता है? बिल्कुल।
बच्चा क्या है, बिल्कुल सूखी मिट्टी, जैसे वर्षा की बूंद पड़ी और पूरा सोख लेती है मिट्टी। पहली वर्षा की बूंद आप देखिए जी, पता भी नहीं चलती, बिल्कुल वैसे ही बच्चा क्या है, सोल कॉन्शियस है। उसने जो भी जीवात्मा गर्भ में आई है, उसने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया, नया शरीर डेवलप हो रहा है, अभी बना तो नहीं है पूरा, तो वो बॉडी कॉन्शियस नहीं है, तो पूरी तरह से आत्मिक जगत से कनेक्टेड है, ईश्वर से कनेक्टेड है। माँ कुछ भी करेगी, जो भी वो भजन, श्लोक, जप, ध्यान, सब कुछ पूरा का पूरा एब्सॉर्ब होएगा और वो उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा। तो ये 9 दुर्गे ही नहीं, हम जो बता रहे हैं वो 9 महीने माँ को इसी ध्यान, जप, सात्विक वातावरण, ईश्वर के कनेक्शन में, क्योंकि माँ एक सेतु है बच्चे और ईश्वर के बीच में। वो जितना चाहे दैवीय अंश को बच्चे के अंदर बढ़ा सकती है अपनी गतिविधियों के माध्यम से, और ये विज्ञान ने आज प्रूव कर दिया है। चाहे रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी हो, पेरीनेटल साइकोलॉजी हो, 3D 4D अल्ट्रासाउंड्स हो, एपिजेनेटिक्स का ज्ञान हो, इस सब ने प्रूव कर दिया है कि गर्भ से बच्चा देखता है, सुनता है, समझता है, अपनी प्रतिक्रिया भी देता है और उसकी चेतना को गर्भ से ही शिक्षित प्रशिक्षित किया जा सकता है। आप इसको सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का भी नाम दे सकते हैं, या फीटल रीप्रोग्रामिंग आप इसको कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत। मैम, सब लोग कहते हैं कि जैसे बात की जाए कि मैम वो गर्भ संस्कार तो हमने करा लिया है, एक बार एक दिन किसी के सानिध्य में गर्भ संस्कार कराना आई थिंक सिर्फ एक रिचुअल है, और लेकिन आपने उसको बखूबी मॉडर्न साइंस के साथ, अपने मेडिकल ज्ञान और मेडिकल कॉन्शियसनेस के साथ बहुत खूबसूरती से पिराव के एक कॉमन लैंग्वेज में कॉमन लोगों के लिए उसको आगे बढ़ाया है। तो आपको क्या लगता है कि इसको आगे ले जाने के लिए जो सब माँओं को हम बताते हैं, तो क्या सिर्फ एक दिन कुछ क्षण के लिए गर्भ संस्कार करना ही उचित है, कि ये जो पूरे आपने नियम बताए हैं 9, वो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक पूछा। लोग समझते हैं कि हमने संस्कार करा लिया वो पर्याप्त है। आधे घंटे के एक संस्कार के बाद यदि माँ जाकर के फिर नेटफ्लिक्स देख रही है या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रही है, तो उससे कैसे बच्चे का व्यक्तित्व बनेगा? तो यहाँ पहले तो संस्कार की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। संस्कारों ही गुणांतरा धन मुच्यते, अर्थात गुणों का दान। जो बच्चा, जो चेतना गर्भ में आई है, वो अपने साथ एक पास्ट अकाउंट भी लेकर के आई है। तो दुर्गुणों को हटाना, कुसंस्कारों की परत को साफ करना और सद्गुणों का रोपण, ये एक अच्छी दिनचर्या, आदर्श दिनचर्या जिसे हम कहते हैं। तो माँ को सजग रहना पड़ेगा 9 महीने, अपने आहार, अपने चिंतन, अपने वातावरण, भावनाएं, सबके साथ उसको रहना है, केयरफुल रहना है। और इसी विज्ञान को एपिजेनेटिक्स भी कहते हैं। जो वातावरण से सिग्नल आ रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक, वो आपके जीन एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर रहे हैं। तो जैसे जंक फूड वर्सेस संतुलित डाइट, या एक्सरसाइज वर्सेस सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अल्कोहल, टोबैको का सेवन है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, आपकी आध्यात्मिक जीवन शैली है, या आप भौतिकतावादी संस्कृति में जीते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कोई ड्रग्स का सेवन तो नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितना है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब आपके जीन्स को प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर आपका एनवायरमेंटल सिग्नल सकारात्मक है तो हेल्दी, हैप्पी जीन्स एक्सप्रेस होंगे, और दूसरी तरफ जैसा कि आज दिनचर्या आप देख रहे हैं, उससे जो है बीमारी वाले जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। एंड आंकड़े बता रहे हैं कि आज इतनी सारी हमारी रिसर्चेस हो रही हैं, इतनी नई दवाइयाँ आ रही हैं, नए अस्पताल खुल रहे हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं, पर कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म, ADHD, सिजोफ्रेनिया, इनफर्टिलिटी, सब कुछ क्यों बढ़ रहा है? कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। आप बार बार इस बात पे बहुत एम्फेसिस देते हैं कि गर्भ माँ का गर्भ बच्चे का पहला मंदिर है, तो उसको सुसंस्कृत और परिष्कृत करने में माँ के साथ साथ आपको क्या लगता है कि हस्बैंड की और परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, इसको वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। गर्भ में बच्चे का और माँ का संवाद कैसे हो रहा है? हार्मोन्स के माध्यम से। हाँ। माँ के मूड
के अनुसार हार्मोन्स बदलते हैं। जी। मैटरनल मूड अफेक्ट्स द फीटल ब्रेन। इस पे कैथरीन मंग कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्चर, उन्होंने बहुत काम किया। तो जब माँ प्रसन्न रहती है तो हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, डोपामीन, सेरोटोनिन। माँ तनाव में आ गई, माँ को गुस्सा आ रहा है, आवेश है, वो एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, कॉर्टिसोल रिलीज करेगा। लेकिन माँ का मूड घर वालों के उस पे भी, व्यवहार पे भी तो निर्भर है। हाँ। पति है, घर वाले हैं। हाँ। अब केवल वाइट रसगुल्ला खिलाना ही तो माँ को प्रसन्न नहीं करेगा। उसको प्यार चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसको एक सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण वातावरण चाहिए। तो ये घर वालों को जानना बहुत आवश्यक है कि माँ को तनाव मुक्त रखना है, उसको किसी भी घर में जो समस्या है उससे बचा करके रखना है। किसी अभाव, किसी चिंता की स्थिति अगर घर में है तो वो उसकी आंच जो है वो माँ पर ना पहुंचे। जी। तो पति कैसे बात करता है आपको पता होना चाहिए। द सीक्रेट लाइफ ऑफ द अनबॉर्न बेबी, रिटन बाय थॉमस वर्नी, जी। उसमें उन्होंने लिखा है कि द चाइल्ड इनसाइड द वूम्ब कैन सेंस हाउ द फादर इज ट्रीटिंग द मदर इनसाइड द वूम्ब। यस, एंड दैट विल डिसाइड हिज फ्यूचर पर्सनालिटी। बताइए, और यहाँ पर बच्चा सामने खड़ा है तो लोग जो है इस बात का ध्यान नहीं रखते कि आप माँ से या परिवार में किस तरीके की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया किसी को भी सिर्फ माँ के लिए नहीं, पूरे परिवार में ऐसा माहौल होना चाहिए कि इसको अवॉइड करके थोड़ा सा ज्ञानवर्धक और माहौल होना चाहिए कि पढ़ने लिखने की तरफ, जो हमारा पुराना घर का माहौल था कि फ्री टाइम है तो हम कुछ भी बुक्स पढ़ते होते थे, तो आई थिंक वो चीज़ जो है फिर से इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। तो ये सारा का सारा माँ पे ही नहीं थोप देना है कि तुम्हें न्यूज़ नहीं देखनी, तुम्हें टीवी नहीं देखना, नेटफ्लिक्स नहीं देखना और बाकी सब लोग बैठे हैं उसमें। क्योंकि इनवेरिएबली अगर देखिए छोटे छोटे घर है हमारे, हाँ। कहीं टीवी चल रहा है तो वो जो शब्द हैं वो भी तो बच्चे के कान में पड़ रहे हैं ना। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का जो ऑडिटरी सिस्टम है वो नॉर्मली तो 24 हफ्ते में बनता है, लेकिन अल्फ्रेड टोमेटिस ने ये स्टडी किया कि 16 हफ्ते से बच्चा रिएक्ट करता है साउंड में। जो बाहर की साउंड्स हैं वो गर्भस्थ शिशु अंदर उस हिसाब से 16 वीक से, चौथे महीने सारे से जो सेल्स ऑफ कॉटाई हैं वो उसके पूरे शरीर में है, तो हिज होल बॉडी इज अ रिसीवर। तो ये इसीलिए गर्भ संगीत, गर्भ संवाद, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों की जीवनियां, प्रेरक प्रसंग, यहाँ तक कि साइंस टेक्नोलॉजी की बातें, इजराइल में ये पूरा एक करिकुलम है। जी। नो वंडर कि इतने छोटे से देश से इतने पेटेंट निकलते हैं, इतने साइंटिस्ट निकलते हैं, क्योंकि वो इसको टेक्निकली करते हैं। गर्भ से ही वो एंटीनेटल मदर्स को साइंस की, मैथमेटिक्स की ये पूरी ट्रेनिंग देते हैं, and they are producing scientists and mathematicians. Truly, and very confident one, and all over the world. Even Germany is doing this. Germany भी कर रहा है इस पे। कार्य, बहुत कार्य हो रहा है इसके ऊपर। कोई ऐसा रिसर्च बेस्ड केस आपके साथ या रियल लाइफ में कोई ऐसी माँ की कहानी है जो बार बार आपको ये साबित करती है कि गर्भ संस्कार सिर्फ रिचुअल नहीं है, एक बहुत ही सॉलिड साइंस है? बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जी। रिसर्च में हम लोग एंटर किए, और इसीलिए ये आप लोग की भी मदद चाहिए, जितने भी ऑब्स्टेट्रिशियंस इस कॉज को सपोर्ट करते हैं। OSF की साइट पे 3 केस स्टडीज अभी शांति कुंज की जा चुकी हैं। एक जो बच्ची है जिसका मैं मतलब जिसकी यात्रा से मैं अंदर, मेरा हृदय बिल्कुल उसको मतलब कैसे करूँ, बहुत प्रेम से भर जाता है उसकी यात्रा देख करके। तो उसके बारे में बताना चाहूँगी कि साधन नहीं भी हो तब ईश्वर कैसे मदद करता है, या अगर पैशन है, श्रद्धा है, विश्वास है तो स्थिति पलट सकती है। तो ये बच्ची प्रीति, ये आई थी मेरे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी लेकर के, और उसमें जो है वो केवल मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन से काम हो गया क्योंकि अनरप्चर्ड था, और वो ठीक हो गई। लेकिन कुछ समय का उसको बताया गया कि आप गैप लीजिए, तब प्रेगनेंसी प्लान करिएगा। जब वो प्रेगनेंसी प्लान करने के उद्देश्य से आई तो उसका जो भी टेस्ट कराए गए वो सब नॉर्मल थे। ओवुलेशन इंडक्शन किया गया, वो फेल कर गया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में जाएंगे तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगी। तो एक ब्रेक दिया उसको कि तुम इस विषय में साधना करो, गायत्री मंत्र की साधना, सूर्य की उपासना। एक ध्यान है जो गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में मेंशन किया है,
तो उसको भी उसने अपनाया और फिर वो कंसीव करके आई। और पूरे 9 महीने बहुत श्रद्धा विश्वास ने उससे पूरी चीज़ें जो माँ की पाठशाला में पढ़ाई जाती है उसको किया। उसने मुझे, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि 2 वर्ष तक बच्चों के वीडियोस लेते हैं कि जो असर बच्चे के अंदर आया या कोई ऐसी विलक्षण एक्टिविटी बच्चा कर रहा है जो नॉर्मल बच्चों से आगे की बात है। उसने मुझे बताया कि जब वो डिस्चार्ज होकर के हॉस्पिटल से जा रही थी ऑटो में, तो सूर्य को देख के बच्चे ने हाथ जोड़ दिए। बच्चा कह रही मेरी मैम गोद में था तो मैं रिकॉर्ड कैसे करती। अब आप सोचिए, मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं अभी भी सुन के भी ऐसा लगता है जी। ऐसी एक माँ है जिसने, हम लोग ये बताते हैं कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए आप सोने का गीत अलग रखिए या भजन या श्लोक या मंत्र, और जगने का अलग रखिए। इससे आप, जब बच्चे का जन्म होगा तो उसका टाइम टेबल निर्धारित है। जब वो गीत भजन या श्लोक बजाया जाएगा तो बच्चा उठेगा, जब वो पर्टिकुलर गीत श्लोक भजन बजाया जाएगा सोने वाला तब वो सो जाएगा। अब मेरे पास एक पेशेंट है पूजा वर्मा, उसके पहले बच्चे में इम्फर्फोरेटानस था। मैंने कहा ना, जब कोई समस्या आती तब आप ईश्वर से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तो उसने इस प्रेगनेंसी में बहुत दृढ़ता से संकल्प के साथ पूरी यात्रा को जिया। 7 दिन के बाद वो जब ड्रेसिंग के लिए आई तो बोली मेरा बच्चा 10 बजे जो गीत सोने का बजाती हूँ उससे सो जाता है और 5 बजे जगने वाले गीत से उठ जाता है। ना बीच में वो बेड वेटिंग करता है ना दूध मांगता है। अब ये मिरेकल है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक। तो आपके पास ये टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, बच्चा क्रैंकी ना हो, कब सोए कब उठे, इसके लिए बहुत 7-8 महीने का वक्त है जिसको आप प्लान कर सकते हैं। आपके आगे के जीवन के लिए भी आसान होगा और बच्चा भी क्रैंकी नहीं होता है। अब बात करते हैं आपके बड़े विजन के लिए। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी एक बड़ा आंदोलन है जिसको आप बहुत खूबसूरती से आगे लेके जा रहे हैं। इसमें आप इस संस्कारवान पीढ़ी के इसमें किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं इस आंदोलन में? इस आंदोलन में देखिए, ये एक मास हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, समग्र स्वास्थ्य संवर्धन माँ का और शिशु का जी। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है हेल्थ प्रोफेशनल्स का। तो हमें आदेश परिवार कल्याण विभाग से मिल चुका है, जिसके अंतर्गत हम समस्त CHC, PHC महिला चिकित्सालयों में गायत्री परिवार के ट्रेंड कार्यकर्ताओं को अनुमति है इस विषय का ज्ञान देने के लिए। तो अभी हमको बहुत बड़ा कार्य करना है। हमको लगभग उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बस 3-4 जिले बचे हैं, बाकी सब में हमको CMO से आदेश प्राप्त है। तो हमें बहुत बड़े रूप में हमें कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करनी है। उसके अलावा हमें ANMs आशा की ट्रेनिंग करनी है। और अभी जो अपनी स्पिरिचुअल ऑब्स्टेट्रिक्स वर्कशॉप हुई थी, तो उसमें जब मैं माननीय मंत्री जी प्रतिभा शुक्ला जी से मिली तो उनसे मैंने आश्वासन लिया है कि चूंकि वो महिला बाल विकास पुष्टाहार मंत्रालय की मंत्री हैं, कि हमें आंगनवाड़ियों के लिए एक आदेश और मिल जाए। और फिर नेक्स्ट हमको इसको मेडिकल एजुकेशन में भी इनकॉर्पोरेट करना है। और ये सारे जो स्टेप्स हैं ये उत्तराखंड में पूर्ण हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो उत्तराखंड में हमें मेडिकल कॉलेजेस और आयुर्वेदिक कॉलेजेस में अनुमति है इसको जाकर के बताने के लिए। उसके अलावा आंगनवाड़ियों का आदेश है, तो आंगनवाड़ियों की ट्रेनिंग समय समय पे शांति कुंज में होती रहती है। और उसके अलावा ये जो ANM और आशा वर्कर्स हैं, CHC, PHC महिला चिकित्सालय, इस पे अनुमति है उत्तराखंड में। ये मुझे लगता है ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के सामाजिक परिवेश को देखते हुए कि सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, इसको पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमें ले जाने की ज़रूरत है। और इंडिया में, भारत में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि पुस्तकों में बचपन से ही अब इस बात को एक चैप्टर होना चाहिए गर्भ संस्कार पे, संस्कारवान पीढ़ी गढ़ने के। और जो हमारी बेटियां हैं कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, सभी के लिए ये एक कोर्स के करिकुलम में होना चाहिए। मतलब इट शुड बी कॉमन टू ऑल। मतलब वी आर डूइंग इट। हम लोग प्रिपरेशन फॉर प्री कंसेप्शन का एक सर्टिफिकेट कोर्स चला रहे हैं। 4 कोर्सेज हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। 3 नर्सिंग कॉलेजेस में और एक अभी कानपुर विद्या मंदिर में हुआ। और आज ही मेरी दैनिक जागरण की जो ऋतु जी हैं, उनके माध्यम से मेरी दैनिक जागरण का जो मैनेजमेंट कॉलेज है, वहाँ मुझे मतलब उन्होंने सहमति दी है कि डेट मिलते ही वो ये कोर्स
जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में कराएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये गर्भावस्था से पूर्व तैयारी, देखिए आप देखती हैं कि कॉन्फ्रेंसेस में इसका बहुत जिक्र होता है, बहुत चर्चा होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब तक बच्चियों को ये ज्ञान नहीं मिलेगा तो गर्भावस्था में ओवरनाइट तो उनकी लाइफ एक दिन में नहीं। और माँ के साथ साथ हमें पूरे समाज में हर प्राणी को ये इस बात की जागृति देने की जरूरत है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, उसके लिए बहुत ग्राउंड लेवल से हम सबको कार्य करना होगा। बिल्कुल। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारी जो ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं उनको इसलिए जागरूक होना चाहिए, आपने जो कहा इंटरनेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे वो हमारे ज्ञान को हम ही को वापस परोस रहे हैं। सच एक आपने सुना होगा आपा सोसाइटी, ये अमेरिकन सोसाइज है, एसोसिएशन है, और वो इसी पे पेरिनेटल साइकोलॉजी ये डॉक्टर वर्नी ने की है, और वो डोलास जो होती हैं, जो मैटरनल केयर के लिए विदेशों में होती हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स आपा सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। अच्छा। तो ये मुझे थोड़ा दुख लगता है कि हम अपने ज्ञान के प्रति उदासीन हैं, और वो ज्ञान जब विदेश से होकर के आ रहा है तो हम आपा सर्टिफिकेशन लेके उसमें हम प्राउड फील करते हैं। ये समझने की बात है, ये सब चीज़ें हमारी ही संस्कृति से उपजी हुई हैं, चाहे योग हो, आयुर्वेद हो, और चाहे गर्भ संस्कार हो। सारे ही संस्कार, सिर्फ गर्भ ही नहीं, मेरे ख्याल से किसी भी और संस्कृति में इतने संस्कार, 16 संस्कार नहीं है। संस्कार की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये है क्या? ट्रेनिंग, प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानवीय चेतना का परिमार्जन, परिशोधन, परिष्कृत करने की विधा। तो वो तो समय समय पे करेंगे। और चूंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो गर्भ के 9 महीने और 5-7 वर्ष तक सक्रिय रहता है, तो सबसे अधिक संस्कार बचपन में और गर्भ में। पहले तो हमारे 3 संस्कार होते थे गर्भ से, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोनयन। अब किसी के पास इतना समय नहीं है, ना वैसा पवित्र जीवन पति पत्नी जी रहे हैं। तो गर्भाधान इज सिंपल प्री कंसेप्शन प्रिपरेशन, पुंसवन इज गर्भ संस्कार, सीमांतोनयन इज वेलकमिंग द बेबी। ओके, इट्स लाइक दैट। तो तीनों का चूर्ण बना करके गुरुदेव ने एक मिश्रण कर दिया, गर्भोत्सव संस्कार। अच्छा। और उसको हम कहते हैं 9 महीने में आप कभी भी करा लीजिए, क्योंकि कल डिलीवरी होने वाली है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे के 5-7 वर्ष तो हैं सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल। तब तो बच्चा ट्रेन हो जाएगा ना, उसके अंदर गुणों का आधान हम तब भी कर सकते हैं। जब जागो यही सब चीजें जो हम बोल रहे हैं, जब ध्यान, श्लोक, अच्छी पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियां, सब उसको हम ये 5-7 वर्ष में उसके सबकॉन्शियस में इंस्टॉल कर सकते हैं। सारे प्रोग्राम्स वो डाउनलोड करता है बच्चा। उसकी जो साइंस है वो ये है कि जो बच्चे का ब्रेन होता है, छोटे बच्चों का, वो थीटा और डेल्टा वेव्स पे कार्य करता है। इट इज अ हिप्नोटिक ब्रेन। वो बोलने से और बात बताने से नहीं सीखता, वो आपको देखकर सारे प्रोग्राम्स डाउनलोड कर रहा है, और वही उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। वो देख रहा है आपको। आप यू आर सपोज टू बी द रोल मॉडल, जैसे बचपन से कहा जाता है, बच्चों को बोलने से नहीं सीखेंगे, आपको देखकर ही वो सीखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर गर्भ संस्कार को मेडिकल एजुकेशन और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में, जैसा कि आप सतत प्रयास चल रहे हैं, कर दिया जाए, तो अगले 10 वर्षों में हमारे भारतवर्ष की और विश्व की चीज़ों में क्या अच्छा सा चेंज हम एक्सपेक्ट करते हैं? चेंज आप देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, ये दैवीय योजना है, उसी के अंतर्गत ये व्यक्ति निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है जी। तो ये तो होना ही है। आज जो बच्चे हो रहे हैं, आप देखिएगा 15-20 वर्ष बाद वो इस देश की तस्वीर बदल देंगे। और गुरुदेव ने कहा भी है कि बच्चे वो कार्य करेंगे जिसको देख करके बड़ों लोगों को लगेगा कि हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। हम सबके गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एपिजेनेटिक्स की बात करें या गर्भ संस्कार की बात करें, ये बातें तब की जब एपिजेनेटिक्स नाम का कोई बज़वर्ड ही नहीं था इस वर्ल्ड में। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गुरुदेव जो है ना, वो युग दृष्टा है जी। वो देख सकते थे और उनको अपने गुरु
की शक्ति प्राप्त थी, जिसे हम दादा गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के नाम से जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, युग निर्माण कोई मैनमेड योजना नहीं है। उन्होंने इतना साहित्य लिखा, जो 3200 पुस्तकें लिखी मानवीय जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए। और अगर हम इसकी बात करें गर्भ संस्कार की या भावी पीढ़ी के निर्माण की, तो एक पुस्तक वांग्मय हम कहते हैं, गुरुदेव ने 70 खंड के वांग्मय लिखे हैं। उसमें जो इससे रिलेटेड है वो है भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। और उसकी पहली लाइन है, सुसंतति का निर्माण किया जाता है। तो इट इज अ साइंस ऑफ सुपर प्रोक्रिएशन। साधारण संतान कहीं भी जन्म ले सकती है। गुरुदेव की उसी पुस्तक की पहले पन्ने पे लिखा है, ईसा मसीह से किसी ने पूछा कि बच्चे के जन्म से कितने वर्ष पूर्व तैयारी करनी चाहिए। ईसा मसीह ने कहा बच्चे के जन्म से 100 वर्ष पूर्व। ये विज्ञान क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी जब उत्कृष्ट जेनेटिक पूल तैयार होगा, तब उत्कृष्ट चेतना उस गर्भ में आएगी। इससे संबंधित गुरुदेव ने और जो छोटी पुस्तकें हैं, सुप्रजनन, भावी पीढ़ी का नवसृजन, सुप्रजनन का विज्ञान और दायित्व, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विवाह केवल 2 लोगों के बीच में होता है, 2 लोगों के जीवन को, 2 परिवारों के जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन समाज की दिशा देने के लिए संतान जो आ रही है, संतान का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो संतान कैसी पैदा करेंगे, इसकी तैयारी करें। किसान को भी पता है कि उन्नत फसल के लिए उत्तम क्वालिटी के बीज, खाद, सॉइल, उर्वर भूमि सब कुछ चाहिए। तो संतान उत्पत्ति की तैयारी नहीं। और यहाँ तक कि गुरुदेव ने अपनी इसी पुस्तक में एक लिखा है, सुप्रजनन का विज्ञान, कि टेक्सास यूनिवर्सिटी में तो एक बार ये तय हो गया था कि एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट। लेकिन वो ह्यूमन राइट्स की वजह से वो नहीं संभव हुआ। लेकिन गुरुदेव इस बात को बहुत कड़ाई से करते हैं। और इसलिए आप शांति कुंज के बच्चों को देखिए जी, वो अलग हैं। वो उनका नियमित यज्ञ, रोज जप, वहाँ का वातावरण सात्विक, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस, उनका IQ, EQ, SQ विलक्षण है, क्योंकि वो ऐसे आश्रम में पल रहे हैं। और आपने अभी मूवी भी देखी होगी, महाअवतार नरसिम्हा। हाँ जी, देखिए वो प्राचीन उदाहरण है कि बिल्कुल, हाँ, है ना, एपिजेनेटिक्स का। एग्जैक्टली जी। आप होलिस्टिक हेल्थ पे बहुत बात करते हैं संगीता जी, उसका क्या तात्पर्य है? कैसे एक साधारण जन उसको अपनी डेली रूटीन में फॉलो कर सकता है? पहले तो यहाँ आप डॉक्टर रेणु ये समझिए कि होलिस्टिक हेल्थ क्या है। लोग इतने भाग दौड़ की जिंदगी में दौड़ रहे हैं कि वो समझते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है। तो आपका अस्तित्व मात्र फिजिकल नहीं है, ये तो जड़ तत्व हो गया ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। लेकिन एनर्जी बॉडी, ऊर्जा शरीर, आपकी मेंटल और इमोशनल बॉडी कैसे बना है? थॉट्स से, इमोशंस से। थॉट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फीलिंग्स मैग्नेटिक एनर्जी है, टुगेदर दे फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो अगर विचार पॉजिटिव हैं, सबल हैं, हृदय में प्रेम है, करुणा है, तो ये ऑरा हेल्दी होगा। और अगर विचार निकृष्ट हैं, चिंतन प्रदूषित है और हृदय में क्रोध है, आवेश है, घृणा है, लोभ है, तो ये ऑरा संकुचित हो जाएगा। और यही आधार होता है हमारी फिजिकल और मेंटल एलिमेंट्स का, बीमारी का। हर बीमारी का जड़ में जाएं तो एक मनोवैज्ञानिक कारण है, मनोविकार जी। तो इसीलिए होलिस्टिक हेल्थ, मनोविकार जैसा कि नाम से ही समाहित है, मन का विकार। तो सारा कुछ जो है बेसिकली दिमाग से ही, ब्रेन से ही सारी गड़बड़ी शुरू होता है। इसी को ब्रूस एच लिप्टन ने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में कहा है, योर बिलीफ सिस्टम विल चेंज द सेल मेटाबॉलिज्म एंड सेल फिजियोलॉजी। हाँ, वो सीड तो बेसिकली वो आपके विचार से ही आता है। और जो गुरुदेव की आपने बात की, उन्होंने पहले ही नाम दे दिया विचार क्रांति अभियान, विचार थॉट रेवोल्यूशन। सारा जो बदलाव होएगा वो विचार के स्तर से होगा। हमें हम सबको बेसिकली अपने विचारों पे सजग रहना है, कार्य अंदर से विचारों पे कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए, इसके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है, आत्मचिंतन बहुत जरूरी है, आत्मबोध, तद्बोध, ध्यान, जप के लिए गुरुदेव कहते हैं कि जप रूपी साबुन को मल के अपने मन के विकार हटाइए। स्वाध्याय से आप पॉजिटिव विचारों की सेना तैयार करिए। एक नकारात्मक विचार आए, 1000 पॉजिटिव विचारों की सेना तैयार रहनी चाहिए लड़ने के लिए। तो ये पॉजिटिव विचार के लिए आपको
तप करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। हीरा बनने के लिए तपना ही होगा। एक चीज़ और, यज्ञ का अभी हमारी जो स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, डॉक्टर अमरनाथ सारस्वत सर एज ऑलवेज उन्होंने बहुत अच्छा रोल बताया हमारे उसमें यज्ञ का। मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए आप बताएं कि यज्ञ का हमारे दैनिक जीवन में, हम सब साल में 1 बार 2 बार 3 बार या किसी इम्पोर्टेंट फंक्शन पे घर पे यज्ञ कराते हैं, बट दैनिक अपनी प्रक्रिया में क्या हम इसको अपने साथ कैसे कर सकते हैं? जैसे कि गायत्री परिवार का हम सबको ही पता है, हम बहुत हर कार्य सिंप्लीफाइड तरीके से करते हैं। बिल्कुल। तो उसको हम कैसे अपने दैनिक दिनचर्या में अपने आत्मसात कर सकते हैं? देखिए, यज्ञ जो है ना, पहले तो यज्ञ का अर्थ हम समझें। तो यज्ञ और गायत्री हमारे माता और पिता है, हमारी संस्कृति के। गायत्री माँ, यज्ञ पिता। अच्छा। और यज्ञ एक जीवन जीने की कला है, निस्वार्थ भाव से जब आप समाज या राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं तो वो यज्ञ है। इट इज़ अ ऑटो सजेस्टिव टेक्निक। यज्ञ आप कर रहे हैं, आप अपनी कमाई से आप घी लाए, आप सामग्री लाए और उसको आप अग्नि में जला रहे हैं, तो ये वेस्टेज हुआ? नहीं, ये नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर के पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है, दूर दूर तक जा रहा है। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य पे इस पे स्टडीज हुई हैं, ENT जर्नल में पब्लिश हो चुका है। बैक्टीरियल काउंट, फंगल काउंट, पैथोजेनिक वायरस काउंट, ये सारे काउंट 7 दिन तक डिक्लाइन हो जाते हैं जहाँ भी यज्ञ होता है गायत्री मंत्र बोल करके। फिर आपके नेगेटिव आयंस में वृद्धि होती है, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में वृद्धि होती है, प्राण ऊर्जा में वृद्धि होती है, आपके शरीर में हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो यज्ञ जो होता है वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक सारे स्वास्थ्य पे एक पॉजिटिव असर डालता है। यज्ञ में अगर आप देखें तो 3 तरह की एनर्जीज अब कार्य कर रही हैं। साउंड एनर्जी, मंत्र की एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी, अग्नि के प्रकाशित होने से। साउंड वेव्स जो होती हैं वो वीक होती हैं, थोड़ी दूर जा करके किसी भी बिल्डिंग से टकरा करके वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, पर लाइट और हीट वेव्स पे वो सुपर इम्पोज होकर के वो अंतरिक्ष तक जाती हैं और देवताओं तक हमारा संदेश लेकर के जाती है, पहुंचती है। हाँ। और वहां से वो सेम वाइब्रेशंस की, सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस से पुष्ट होकर के लौट करके साधक को और मतलब कहना चाहिए लाभान्वित करती है वो। ओके। और उसी स्पिरिचुअल वर्कशॉप में हमने ये भी देखा कि बहुत ज़्यादा फोकस हम लोग ने किया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में योगासन का लाभ। उस पर मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप कुछ वक्तव्य दें अपना, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी को एक पैथोलॉजी की तरीके से ले लेते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब हम कुछ करेंगे नहीं और सिर्फ अच्छा खाना है और टीवी देखना है, मोबाइल देखना है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली सिजेरियन सेक्शंस बहुत बढ़ रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, इस तरीके की काफ़ी समस्याएं गर्भवती महिलाओं में हो रही हैं। तो इनका क्या रोल है एक गर्भवती महिला के लिए? यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, कभी आपने इस बात पे चिंतन किया कि इंटरनेशनल जिम डे नहीं मनाया जाता है लेकिन इंटरनेशनल योग डे मनाया गया? हाँ। क्यों? योग ऐसा कैसा व्यायाम है जो बाकियों से इसको ऊपर देखा जाता है। तो योग एक ऐसा व्यायाम है जो हमारे तीनों शरीर के स्वास्थ्य, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीरों के स्वास्थ्य का संवर्धन करता है। दूसरी बात, योगासन। योग में 3 चीजें आती हैं, योगासन, प्राणायाम, ध्यान। अब योगासन की अगर बात करें तो योगासन करने से हमारी मांसपेशियां, हड्डी, मज्जा यानी बोन मैरो, हाँ। और स्नायु तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाँ। ये मजबूत भी होता है, इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है, यानी लचीलापन भी आता है। तो जब पहले ट्राइमेस्टर का योग, तो वो महिला को शांत रखेगा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, इस सब से वो कंट्रोल करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, उसमें आसन नहीं कराते, सूक्ष्म व्यायाम और ध्यान और प्राणायाम फर्स्ट ट्राइमेस्टर जी। फिर दूसरा जो चौथा, पांचवा, छठा महीना है, दूसरा त्रैमासिक है, वो सबसे इजी हम लोग जानते हैं कि इजी जर्नी होती है उस समय। तो उस समय ऐसे आसन जो हमारे लोअर एब्डोमेन, हाँ। लोअर बैक, थाइज, विजाइना, पेरिनियम, इसकी मसल्स को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। तो
तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, तो बच्चे को स्पेस मिलती है, गर्भाशय की ग्रोथ अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, नेचुरली ग्रोथ अच्छी होगी। हाँ। और थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर इस तरह के आसन कराए जाते हैं जो डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करें, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से एक गर्भवती महिला को प्रिपेयर करते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि उसको एक तो मानसिक रूप से तैयार होना है कि बल देना उसको कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ। और सदियों से होती चली आ रही है। सच बात। तो आजकल जैसे लड़कियां कह देती हैं नहीं मैम मेरा सिजेरियन कर दीजिएगा। हाँ। ये तो उनको ये नहीं पता कि अगर वो नियमित योग करेंगी तो जो मैंने बताया वो मसल्स में जो चेंज आ रहा है वो तो है ही, साथ में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरल पेन किलर्स हैं। हाँ। तो सामान्य प्रसव की प्रक्रिया कम समय में कम तकलीफ से आसानी से हो जाती, लेकिन करना है उसको अपनी नियमित दिनचर्या में उसको लेके चलना है, और वो भी अंडर गाइडेंस और किसी जो योगाचार्य हैं, जो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, जिनको इस बात की नॉलेज है, उनसे पूछकर, सिर्फ ऐसे सोशल मीडिया में देखकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं कि किन लोगों को ये योगासन नहीं करना है। आपसे बात करने के लिए तो, और आपसे जितना मैं पूछूं उतना कम है। बस एक ज़रूरी बात आहार और विहार को लेके ज़रूर से मैं पूछना चाहूँगी, इसका क्या रोल है गर्भस्थ माँ के लिए? और मुझे आज भी याद है वो जो आपने मुझे एक मंत्र दिया था कि जब तुम खाना बनाओ तो उससे पहले ये 5 आहुतियाँ दिया करो। तो मैं चाहूँगी अपने दर्शकों के लाभ के लिए कि आप वो ज़रूर से ज्ञान हमको ज़रूर दें। आहार, देखिए आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5000 वर्ष भगवान कृष्ण ने गीता जी में लिखा है कि जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है वो वैसा आहार लेता है। सत प्रवृत्ति का व्यक्ति सतोगुणी आहार लेगा, प्रवृत्ति से जो संचालित हो रहा है वो रजोगुणी आहार लेगा। तो जैसे हमारी सृष्टि में 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हर के अंदर वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में और डिफरेंट प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट है। गुरुदेव ने इसमें एक चेंज कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको अपनी प्रवृत्ति बदलनी है तो आहार बदल लो। आप तमोगुणी हैं, आपको गुस्सा आता है, आप सात्विक आहार खाने लग जाइए, आप शांत होते चले जाएंगे। तो ये आहार में जो हम पढ़ाते हैं अपनी गर्भवतियों को, तो 3S संतुलित तो हम 5th-6th क्लास से पढ़ रहे हैं। बैलेंस डाइट संतुलित सबको पता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, पानी, जल, 5वां घटक है ना। फिर सात्विक आहार। सात्विक आहार क्या है? सारा वो वेजिटेरियन फूड जो हमने बताया जो आपको लेना चाहिए, जिसमें आपकी दालें हैं, अन्न है, सब्जियां हैं, फल हैं, दूध, दही, मेवा है, सब कुछ। लेकिन वो कम घी का हो, कम मसाले से पका हो, धीमी आंच पे पका हो, उपयुक्त बर्तन में, एल्युमिनियम का इस्तेमाल ना हो, और अच्छे भाव से पका हो। भाव बहुत आ गया है। संस्कारित आहार। सात्विक क्या कर रहा है? आपके ब्रेन पोटेंशियल पे काम कर रहा है। जो गट ब्रेन एक्सिस आपने पढ़ी होगी कि एक छोटा मस्तिष्क हमारी आंतों में भी होता है, और दोनों कनेक्टेड है न्यूरोट्रांसमीटर्स से। मेन 2 हार्मोन्स कौन से? सेरोटोनिन और गाबा। और सेरोटोनिन और गाबा रिलीज हो रहे हैं गट से, लेकिन कब? सेरोटोनिन तब रिलीज होगा जब हाई फाइबर डाइट लेंगे, और गाबा रिलीज होगा जब आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स होंगे। दही लीजिए, केला लीजिए, जौ लीजिए। तो ये जब आप बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, बिल्कुल, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है गट की। अब वो वहीं तक सीमित नहीं है, उनका मस्तिष्क जो है ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम नहीं करेगा। क्योंकि ईवा सेलब एक न्यूट्रिशनल साइकाट्रिस्ट है, उन्होंने कहा आप लग्जरी कार खरीदते हैं 30-40 लाख की, तो प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हैं ना, इंजन को सेव करना है। आपकी जो इतनी महंगी गाड़ी भगवान ने बना के दी है, उसका इंजन आप बर्बाद कर रहे हैं, उसके अंदर आप चाउमीन, बर्गर, मोमोज डाल करके। तो ये सात्विक आहार का हुआ। संस्कारित आहार जो आपने बलि वैष्णो देवी की बात करी कि वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द फूड, तो भोजन श्रम की कमाई का हो, ईमानदारी की कमाई का हो, ईश्वर को प्रसाद लगा के खाएं, भोजन मंत्र बोल करके खाएं, भोजन शांत स्वभाव से बनाए, मतलब शांत
भाव होना चाहिए, क्रोध में नहीं बनाए। और मंत्र का उच्चारण अगर श्लोक का उच्चारण करते हुए या भजन बजा करके बजाएंगे तो वो वाइब्रेशंस उस भोजन के अंदर इम्बाइब होंगे। इसी उद्देश्य से बलि वैश्व देव यज्ञ ये प्रचारित किया गया है शांति कुंज से। आपको पता होगा पुराने समय में अग्नि जमाई जाती थी, अग्नि को रोटी खिलाते थे हमारी दादी नानी जी। तो अब ये मॉडर्न रूप में हमारे यहाँ चूल्हे नहीं है मॉडर्न टाइम्स में, तो ये एक तांबे की प्लेट होती है, उसको गैस पे चढ़ाते हैं, एक छोटी रोटी उसको 5 भागों में विभाजित करके उसमें घी चीनी मिलाएं। अग्नि को नमक की आहुति नहीं दी जाती है। अच्छा। यज्ञ में भी हम कभी नमकीन चीज की आहुति नहीं देते हैं, मीठी देते हैं जी। तो ये 5 आहुतियां 5 मंत्रों के साथ गायत्री मंत्र पहले बोलते हैं, उसके बाद इदम ब्रह्मणेदम नमः, इदम दिव्येभ्येदम नमः, इदम ऋषिभ्येदम नमः, इदम नरेभ्येदम नमः और इदम भूतेभ्येदम नमः। तो ये आहुतियां समस्त सृष्टि में सबके लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे करके, और उसके बाद उस फ्यूम्स को आप भोजन खोल दें, उसमें जाएंगे तो आपकी पूरी एनर्जी जो भी उस भोजन को ग्रहण करेगा उसकी एनर्जी अपलिफ्ट होएगी और घर में बहुत ही शांति और सौहार्द का वातावरण होएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। आपके साथ जितना समय व्यतीत करते हैं हर बार एक नई ऊर्जा, एक नया दीप प्रज्वलित होता है मन में। आशा करती हूँ और समय कभी आपके साथ ज़रूर से हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। और आप इस समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं गुरुदेव की प्रेरणा से, ज़रूर से मैं चाहूँगी कि मुझे भी ऐसा और प्रेरित करते रहिए, मुझे भी अपने कार्य में। आप भी गुरुदेव का ही कार्य कर रही हैं, ये पॉडकास्ट करके आपने गुरुदेव का ही कार्य किया है, क्योंकि ये मैसेज समाज में जाएगा तो ये गुरुदेव की प्रेरणा से ही हो रहा है सब कुछ। आप जो कर रही हैं वो भी युग निर्माण का ही हिस्सा है। बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, बहुत बहुत आभार आपने बुलाया, और इट इज़ रियली अ प्लेजर। थैंक यू। तो ये थी हमारी संगीता जी। आप जितना इनसे बात करेंगे उतना ज्ञान के प्रवाह में बहते ही जाएंगे, मन नहीं भरेगा और ज़रूर एक सत्मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आप नहीं, आपका गर्भस्थ शिशु, आपका परिवार, हमारा समाज, देश और ये विश्व। तो ये हमने जाना कि 9 दुर्गों में माँ के गर्भ एक पहला मंदिर है और उस गर्भ में पल रहा शिशु इन 9 माताओं का प्रतिबिंब है। एक युग का निर्माण माँ के गर्भ में शुरू हो चुका है। इस बात को ध्यान में रखें और उस तरीके से ही हम आगे बढ़ते रहें। इससे रिलेटेड गर्भ संस्कार, अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी, अपने समाज को परिष्कृत करने की मन में अगर इच्छा है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप गायत्री परिवार के साथ जुड़ सकते हैं, संगीता जी के साथ जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।